जीके अकेडमी। टुडे 12 सितंबर 2020 है और 12 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से 5 राफेल एयरक्राफ्ट कब शामिल हुए? तो कब शामिल हुए? हाल ही के अंदर 10 सितंबर को जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से वायुसेना में इनको क्या कर लिया गया है? शामिल कराया गया है। ये फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट भारत पहुंचे थे और हाल ही के अंदर इसको इंडियन एयरफोर्स में इनको औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। आपको पता है राफेल क्या है? ये मल्टी रोल राफेल एयरक्राफ्ट का निर्माण है वो फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डैसोल्ट एविएशन द्वारा किया गया है। भारत ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीदी के लिए 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपको याद होगा जब मनोहर पर्रिकर जी थे उस टाइम के अंदर वो फ्रांस गए थे और वहाँ पे ये समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। टोटल 36 की डिलीवरी होनी है, उसके अंदर 2021 तक अंत तक पूरी हो जाएगी। इसमें 30 जो है वो फाइटर जेट है, जबकि 6 है वो ट्रेनर जेट है। अभी इंडियन एयरफोर्स ने इसके साथ में इसको दिया है। तो इंडियन एयरफोर्स के जो सेनाध्यक्ष है जिसको बोलता है वायु सेनाध्यक्ष, वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो इंडियन एयरफोर्स के सेनाध्यक्ष है। इसकी वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 के अंदर हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और आपने 10 सितंबर को न्यूज़ में भी देखा होगा कि इनकी जो एयरक्राफ्ट है, इनको एयर जो हवा के अंदर हाफ एन आवर का इन्होंने एक शो भी किया था, जिसको कहा था एयर शो। तो वो भी हमारे जो रक्षा मंत्री जी है राजनाथ सिंह जी, और जो फ्रांस के रक्षा मंत्री थी वो भी इस मीटिंग में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का शुभारंभ निम्न में से किसने किया? तो किसने किया? अभी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पीएम साहब ने अभी क्या किया था? 21वीं सदी स्कूल में शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें क्या गया था? जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया जाए। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। क्या नाम दिया उसको? शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। कब से कब तक? 8 सितंबर से 25 सितंबर तक। प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय नीति 2020 जो NEP 2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस कॉन्क्लेव में 2 तकनीकी सत्रों के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के 6 विषयों पर विचार विमर्श किया गया। पहला तकनीकी सत्र व्यवसाय दृष्टिकोण के साथ मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर चर्चा के साथ शुरू हुआ था। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है अपने? तो है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के आकलन करने के लिए गठित की समिति के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है हाल ही के अंदर? राजीव महर्षि को। ये कौन है? ये भारत के पूर्व CAG थे और इनको हाल ही के अंदर एक कमेटी बनाई गई है, क्योंकि भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित आस्तिगन पर ब्याज पर छूट और ब्याज माफी से संबंधित बैंक उधारकर्ताओं को राहत का समग्र मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। भारतीय स्टेट बैंक समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए समिति बैंकों या अन्य हितधारकों से परामर्श कर सकती है, जैसा कि आवश्यक उनको
समझा जा सके। अभी उनके में भी कुछ शर्तें ली गई है कि ये समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने पर का भी प्रभाव का आंकलन करेगी और जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यक ये कमेटियों सुझाव भी दिए जा सकते हैं। ये है राजीव महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में क्रिस्टल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहेगी? -9%। जो भारत की जीडीपी है वो घटने के अनुसार है। जो क्रिस्टल ने वो 2020-21 में भारत की जीडीपी है वो -9% रहने का अनुमान जताया है। इन्होंने कोविड-19 के महामारी, अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया है। इसके अलावा क्रिस्टल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी में 10% दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है और अगले 3 वर्षों के लिए 23 और 25 के दौरान क्रिस्टल ने भारतीय जीडीपी में सालाना 6.2% की वृद्धि का भी अनुमान भी जताया है। क्योंकि आपको पता है जीडीपी ऑटोमेटिकली जाएगी डाउन, क्योंकि कोविड-19 का इतना प्रकोप बढ़ रहा है कि सब धंधे हैं वो ठप हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस कार्ड ने किया? अभी मास्टर कार्ड ने क्या किया है? एक राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आंकलन और अन्वेषण करने के लिए एक केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च किया है। इसमें क्या रहेगा? मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDS की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए इसको आमंत्रित किया गया है। अभी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ये क्या रहता है? इसमें केंद्रीय बैंकों को जो CBDC है उसमें प्रतितांत्रिकी तंत्र का अनुसंकरण करके इसके लिए उपयोग मामलों और परीक्षण रोल आउट रणनीति का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा। वे मामलों को वैध कर सकते हैं और वर्तमान में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उपलब्ध मौजूदा भुगतान विकल्प के साथ अंतर का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अभी मास्टर कार्ड, इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा, जो मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मास्टर कार्ड का न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया हुबली नाम का? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा गया है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। हुबली जंक्शन का नाम चेंज करके ये नाम रख दिया गया है। इसमें क्या था? जो केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में हुबली टू हुबली किया गया था। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे और उन्हीं के नाम पे इनका है वो रेलवे स्टेशन का क्या किया है? नामांकन किया गया है। कर्नाटका में किया गया है। तो कर्नाटका की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लोकसभा कितनी सीट है? 28 और राज्यसभा कितनी है? 12। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? अभी लिंक्डइन के साथ में। आपको पता है जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और लिंक्डइन ने डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई
के तौर पर 10 तरीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। अभी इसके तहत क्या रहेगा, लिंक्डइन भारत में 69 मिलियन से अधिक सदस्यों के आधार पर तैयार आर्थिक ग्राफ के जरिए समय समय पर श्रम बाजार की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसमें स्किलिंग इकोसिस्टम्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए जो NSDC है को इन डिमांड कौशल रोजगार के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करेगा और ग्लोबल हायरिंग रेट्स में भी शामिल करेगा। लिंक्डइन के आंकड़ों के अनुसार 2020 में डिजिटल कौशल वाले पेशेवरों की तुलना में डिजिटल कौशल वाले भारतीय पेशेवरों की मांग 20% से भी अधिक होगी। तो हाल ही के अंदर NSD ने लिंक्डइन के साथ में क्या किया है, साझेदारी की है। तो अभी लिंक्डइन, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो रयान रोजेलेंस्की। कौन है, रयान रोज लेंस्की, जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है लिंक्डइन का, तो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। अब NSDC, इसके CEO और MD कौन है, तो कौन है, मनीष कुमार। आपको पता है कौन है, मनीष कुमार है, वो NSDC के मुख्य कार्यकारी MD और CEO है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है वो NSDC का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब निम्न में से किसने जीता है, तो किसने जीता है अभी, जो पूनम खत्री है। ये कौन है, ये भारतीय पुलिस अधिकारी है और उनने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। इन्होंने क्या किया था कि रजत पदक है वो जीता था, लेकिन बाद में ये गोल्ड में तब्दील हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो मौर्यम एक ईरानी इनके साथ के अंदर क्या हुआ था, जो वुशु भी ये क्या रहता है, ये वेट उठाने की एक प्रतियोगिता थी। इसमें 75 किलोग्राम के वर्ग में ये इन्होंने पूनम ने भाग लिया था। तो पूनम के साथ में जो प्रतिद्वंदी इनके खिलाड़ी थी उनका नाम क्या था, मारियम। वो कहाँ की थी, ईरान की थी। तो उनके साथ में क्या की, पूनम की उस टाइम हार हो गई थी, लेकिन जो मौर्यम थी उनके डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक के सम्मानित किया गया है, क्योंकि मौर्यम है वो डोपिंग टेस्ट के अंदर फेल हो गई थी। आपको पता है डोपिंग क्या रहती है, जो नशीली चीज़ें लेके और खेल के अंदर भाग लेते हैं, बाद में उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग रहते हैं। अभी जो भी क्या एक रूल कर दिया है, आप कौन से भी इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट पे कहीं पे भी जाते हो तो आपका डोपिंग टेस्ट होता है। उसके बाद में भी क्या रहता है, अगर आप उसमें टेस्ट के अंदर पास हो जाते हो तो ही आप अगर विन हो गए तो आपको विजेता घोषित किया जाएगा। नहीं तो देखिए 2019 के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, उस टाइम पूनम को है वो इनके साथ में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2 साल के बाद में क्या हुआ, वो फेल हो गई डोपिंग के अंदर और इनको वापस है वो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। अब जो भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव है कौन है, सुहेल अहमद। सुहेल अहमद ने ही इस जानकारी की पुष्टि की। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय जो वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, जोवेन गो। कौन है, जोवेन गो। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बीजिंग चीन के अंदर है। कहाँ पे है, बीजिंग चीन में है। और इस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, 3 अक्टूबर 1990 के अंदर हुई थी। 3 अक्टूबर 1990 के अंदर जो वुशु वर्ल्ड चैंपियन है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे आपको पता है, बीजिंग चाइना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन जो WHO के कौन से पैनल में अभी शामिल हुई है, तो कौन से पैनल में शामिल हुई है अभी, स्वतंत्र पैनल में। अलग अलग पैनल रहते हैं, कार्य पैनल, सिलेक्शन पैनल। तो अभी जो पहले स्वास्थ्य सचिव थी प्रीति सूदन, उनको अभी WHO के स्वतंत्र पैनल के अंदर क्या है, शामिल किया गया है। अभी जो महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया गया है। ये निर्णय पैनल के 2 प्रमुख न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और लाइबेरिया के
पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ द्वारा किया गया। अध्यक्षों की एक बैठक में हेलन क्लार्क ने बताया कि महामारी के दौरान भारतीय सरकार में सूदन का अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है। यह अनुभव डब्ल्यूएचओ के लिए काफ़ी मददगार होगा। पैनल द्वारा बताया गया कि पैनल में 120 लोगों की समीक्षा की, लेकिन उनका चयन उनके कौशल के आधार पर किया गया, जिसमें प्रकोप की प्रतिक्रिया में विशेषज्ञता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन और युवाओं और सामुदायिक सहभागिता में नेतृत्व, जो डब्ल्यूएचओ सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में जानकारी और इसी के समान अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को अनुभव शामिल किया जाता है। अभी डब्ल्यूएचओ ने किए तो इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? फर्स्ट तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसके प्रमुख कौन है? टेड्रोस एडहानोम। कौन है? टेड्रोस एडहानोम है, वो डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं। और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के कौन है? तो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, जो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी है। और अभी हाल ही के अंदर इनको कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में भी डब्ल्यूएचओ में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुई वर्चुअली पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो किसने की हाल ही के अंदर? वो हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला जी। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी, इन्होंने हमारे देश की क्या किया? देश की सह अध्यक्षता की। ये कौन है? ये विदेश सचिव है। और इन्होंने हाल ही के अंदर वे जो त्रिपक्षीय समझौता भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता की। इसमें क्या हुआ? ये बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो कि एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं, जिसे तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वार्ता के दौरान तीनों पक्षों ने विशेष रूप से जो कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर विचार विमर्श किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ निम्न में से किसने किया? तो किसने किया? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। योजना के साथ पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दुगना करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का भी उद्घाटन किया। साथ में वे इसके लाभार्थियों के साथ में बातचीत भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? अभी राष्ट्रपति जी है हमारे रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता कौन है? परेश रावल। कौन है? परेश रावल जी को है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपने 3 दशकों के लंबे करियर के दौरान रावत को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। उन्हें मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया गया था। रावल ने 1985 में आई फिल्म अर्जुन से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में उन्होंने एक 1985 के अंदर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अर्जुन, वहाँ से इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें बतौर सहायक अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्होंने 1986 की ब्लॉकबस्टर नाम की रिलीज के बाद लोकप्रियता इनको मिली थी। अभी ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये क्या रहता है? ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 1959 में अपनी इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था।
आगे चलकर 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई और इसने एक स्वायत्त संगठन का भी दर्जा प्राप्त कर लिया। और हाल ही के अंदर इसके जो चेयरमैन है वो कौन बने? परेश रावल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।